नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभय तिवारी है। एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आया हूँ। तो टॉपिक ये है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन आप वर्ल्ड की देख रहे हैं, मैं उसके बारे में पढ़ रहा था कि जैसे जो वेनेजुएला में हुआ, उनके राष्ट्रपति को उठाया गया उनके घर से। ये चीज़ें अमेरिका की विस्तारवादी नीति को भी दिखाती हैं और भारत को भी सचेत रहने के लिए प्रेरित करती हैं। एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रपति को आप उठाते हैं दिन दहाड़े, रात के अंधेरे में, और दिन दहाड़े उसकी घोषणा करते हैं कि हमने ये किया वो किया, और पूरी दुनिया देखती रहती है। तो भारत को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि हम किस मोड़ पर हैं, हमें क्या करना चाहिए। आज वेनेजुएला के साथ ये हुआ, अभी ईरान में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, ये अमेरिका के ही इशारों पर हो रहा है। अमेरिका ने अपने फ़ायदे के लिए कितने मिडिल ईस्ट के देशों को बर्बाद कर दिया। वेनेजुएला में ऑयल रिजर्व्स हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा, है तो सबको पता है। सऊदी अरब से भी ज़्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में हैं। उन पर अमेरिका की बहुत पहले से नज़र थी। तब तक उसने कुछ नहीं किया, उसको पता था कि वो हो सकता है वेनेजुएला उसके साथ में आ जाए। बट जब उसको लगा कि वेनेजुएला चाइना के पक्ष में जा रहा है, चाइना और रसिया के पक्ष में जा रहा है, तब उसने ये कदम उठाया। और इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। ट्रंप के बयान से भी पता चलता है। अभी ट्रंप का जो नया बयान है ग्रीनलैंड को लेकर, वो भी चिंताजनक है कि वो कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि रसिया और चाइना ले और वो हमारे पड़ोसी बने। ये कोई बात हुई कि एक स्वतंत्र देश, डेनमार्क के अंडर में आता है ग्रीनलैंड। ये कोई बात नहीं है कि आप स्वतंत्र देश के किसी हिस्से को अपने में मिलाने की बात कर रहे हैं। फिर आप ही डेमोक्रेसी के कर्ता धर्ता बनने का प्रयास करते हैं दुनिया में। ये दोहरे रणनीति अपना रहे हैं, ये एक्सपोज हो रही है। और ट्रंप का तो मैं उनका कुछ कह ही नहीं सकता, वो तो जो मन में आता है वो करते हैं। लेकिन जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फिर दूसरी दुनिया में जो चाइना कुछ कर रहा है या रसिया कुछ कर रहा है, रसिया इन्वेजन कर रहा है यूक्रेन पर, फिर उसको गलत कैसे ठहरा सकते हैं जब आप स्वयं वही कर रहे हैं, सेम चीज़ें कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को ऑक्युपाई डेनमार्क के अंडर में वो कब से है। इन्होंने पहले भी प्रयास किया था 90s में, जब इन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की थी, डेनमार्क ने मना कर दिया था। अलास्का रसिया से इन्होंने ले लिया था। अब वो भी खनिज पदार्थों से भरा हुआ क्षेत्र है, आबादी कम है वहाँ की। तो ये अमेरिका का वही प्लान है कि हाँ, इसको भी लें और चीज़ें करें। तो ये भी बहुत सोचने की आवश्यकता है। और हिंद महासागर में जो भारत की रणनीति है, उसको भी सोचने का, हमें अपनी चीज़ों को बढ़ाना होगा। आज चाइना हमारे चारों तरफ बैठ गया है, जहाँ हम्बन टोटा हो, श्रीलंका, मालदीव या बांग्लादेश, हर क्षेत्र में चाइना अपने अपने पोर्ट बना लिए हैं। तो भारत कहाँ पर स्टैंड करता है, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। और जो बहुत लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 होने वाला है या चीज़ें होने, तो माहौल देख के तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अभी रिसेंट की खबरों के हिसाब से डूम्सडे जो एरोप्लेन है अमेरिका का, जो कि बहुत क्रिटिकल उसमें देखा जाता है, 50 वर्षों से तो इतनी जल्दी देखा नहीं गया, वो वाशिंगटन में देखा गया है। अब उसको देखे जाने का कारण तो कुछ आप समझ ही सकते, क्योंकि वो परमाणु हमला होता है तभी उसको स्पॉट किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस बन नहीं है कि रसिया और अमेरिका के बीच में कुछ टेंशन्स हैं। तो हो सकता है कुछ चीज़ें हो, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता अभी से, क्योंकि ये तो एक सोच है। क्योंकि रसिया उधर यूक्रेन में उलझा हुआ है, तो बाकायदा कुछ बहुत ज़्यादा वो कर नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि यदि अमेरिका बार बार कुछ करने की कोशिश करता है तो रसिया उसका रिटेलिएशन करेगा। और उधर चाइना, यदि उसने, देखो अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया है, रसिया उधर यूक्रेन पर अटैक कर ही रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चाइना इधर ताइवान को लेकर अपनी रणनीति बनाए। तो इस बात में भारत को भी अपना फ़ायदा उठाना चाहिए कि यदि चाइना उधर ताइवान की तरफ कुछ करता है, तो भारत को तुरंत एक्शन में आते हुए अपने पीओके और अक्साई चीन जैसे एरियाज के लिए अटैक करना चाहिए। और बांग्लादेश का जो 2 चिकन नेक है, इनको भी काट देना चाहिए। ये हमारे लिए एक थ्रेट बनते जा रहे हैं, बन गए हैं। जो रंगपुर है बांग्लादेश का हिस्सा, और चिटगांव, इनको हम लोग आसानी से काट सकते हैं, कुछ घंटे लगेंगे इंडियन आर्मी को। तो हमें भी चाहिए वो खोया हुआ अपना हिस्सा वापस लें, यही मौका है यदि ऐसा कुछ होता है तो, वरना तो शांति से जी ही रहे हैं। ये चाइना उधर उलझा हुआ होगा तो हमारे पास अच्छा मौका है कि हम इसे वापस ले सकते हैं, और वो हमारा ही एरिया है, हम किसी दूसरे देश का एरिया लेने की बात नहीं कर रहे। और पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो हमसे लड़ पाए ज़्यादा देर। अभी वैसे भी ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं,
आर्मी उधर इनको डिप्लॉय करनी ही पड़ेगी। और ये प्रोटेस्ट जनता के हितों के लिए ही है ईरान की, वैसे मैं मानूँ। वैसे ईरान हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन 90s के दशक में जो वेस्टर्न चीज़ें थी, मैं ईरान की फ़ोटो देखता रहता हूँ कि वहाँ के लोग काफ़ी मॉडर्न हुआ करते थे। इस्लामिक रिवॉल्यूशन आने के बाद चीज़ें चेंज हुई फिर भी, लेकिन वो राजतंत्र गया नहीं वहाँ से। अब जो सुप्रीम लीडर हैं वही सब कुछ हैं, जनता की सुनी नहीं जा रही, तो जनता प्रोटेस्ट करेगी। और उसके पीछे अमेरिका का बैक भाई वो सपोर्ट कर रहा है, इजराइल और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है फ्यूचर में अटैक भी करे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अमेरिका इजराइल मिलके अटैक कर दें ईरान पर। और यदि उन्होंने अटैक किया तो इधर से रसिया भी ऑटोमेटिक अपनी सेना को भेजेगा, फिर वर्ल्ड वार 3 का खतरा बढ़ा सकता है। तब हम कह सकते हैं वर्ल्ड वार 3 होगा, यदि ऐसा कुछ अमेरिका करता है तो। वैसे कोई ज़्यादा चांसेस है नहीं, क्योंकि अमेरिका रसिया से डायरेक्ट वार में उलझेगा नहीं, क्योंकि रसिया कोई इतना छोटा मोटा मुल्क है नहीं, वो भी काफ़ी ताकतवर देश है। दुनिया की में परमाणु बम सबसे ज़्यादा उसी के पास हैं। 2-3 साल से युद्ध लड़ रहा है तब भी इकोनॉमी अच्छी है, तो इससे साबित है। और पुतिन बैठा है ना, पुतिन का अलग ही है, वो डरता वो भी नहीं है। उधर ट्रम्प है, सब इस समय बढ़िया गठबंधन बना हुआ है पूरी दुनिया में, सब ताकतवर नेता बैठे हुए हैं, राइट विंग। और चाइना भी काफ़ी ताकतवर है। चाइना को ये मौका मिल जाएगा कि हाँ हम ताइवान को ले लेते हैं यदि उधर कुछ ऐसा होता है। भारत को अपनी रणनीति को हिंद महासागर पर केंद्रित करना चाहिए। हिंद महासागर में हम जितनी मजबूती से खड़े होंगे, पूरी दुनिया उतनी ही रिस्पेक्टफुली हमसे बात करेगी, क्योंकि 60% ट्रेड, 80% जो एक खनिज पदार्थ वगैरह चीज़ों की ट्रेड होते हैं, जो भी 60 से 80% वो हिंद महासागर से ही होते हैं। चाइना का तो 80% ट्रेड यही से होता है। तो दबाव में रखने के लिए हमें हिंद महासागर पर अपना पूरा कंट्रोल स्थापित करना होगा। इसके लिए भारत सरकार ने कदम उठाए हैं। हर 40 दिन में हम लोग अपना एक पनडुब्बी या कुछ लॉन्च कर रहे हैं। इंडियन आर्मी भी काफ़ी एक्टिव है, इंडियन नेवी भी एक्टिव है, तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बना हुआ है। तो हम काफ़ी रूप से हिंद महासागर में मजबूत हैं, लेकिन अभी और मजबूत होने की आवश्यकता है हमें, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से घेरा बनाया हुआ है हमारे चारों तरफ, वो काफ़ी चिंताजनक है। तो उसके लिए हमें और मजबूती की आवश्यकता है। जब तक हम पूरी तरह से मजबूत नहीं होंगे कि हाँ हिंद महासागर हमारे कंट्रोल में है, जो अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है सरकार का, वो भी काफ़ी, या इंडिया के लिए लोग ही विरोध करते हैं, विपक्षी पार्टियाँ, यदि वो पूरा होता है तो हम लोग काफ़ी मजबूत हो जाएंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ पर हमारा पोर्ट होगा, हमारी आर्मी होगी। तो इसको लेकर हालांकि सरकार काम चालू कर रही है और करना भी चाहिए। जब तक हम अपने हिंद महासागर में मजबूत नहीं होंगे तब तक हम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना ने जो किया है, चाइना ने जिस तरह कर्जे बांट कर लोगों देशों को अपने अंडर में लिया है, उसके जरिए भारत अभी बहुत पीछे है। उस मामले में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम चाइना के जितने अमीर और वो नहीं है, डेवलप नहीं है। तो हमें धीरे धीरे रणनीति बनानी होगी, पहले कंट्रोल स्थापित करना होगा। तो ये चीज़ करने की आवश्यकता है भारत सरकार को, कि जो दुनिया में हो रहा है ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करेगा। मैं आपको आज ही बता रहा हूँ कि ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, कुछ तो बड़ा होने वाला है। अमेरिका, रसिया, चाइना, सभी इन्हीं तीनों देशों का मुख्य रोल रहेगा इसमें। भारत का एक ऐसा रोल होगा जो दिखेगा नहीं लेकिन होगा।